Hello students. Today we start Civics third chapter. Why do we need a parliament? Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic government to have the consent of their citizens. इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिटीजन्स की जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में वो क्यों ज़रूरी है और इसके साथ ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन्स की सहमति क्यों ज़रूरी। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति। और इसी के साथ इस चैप्टर में हम ये भी समझेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट enables citizens of India to participate in decision making and control the government, कि किस तरीके से पार्लियामेंट सिटीजन्स को एबल बनाती है या पार्लियामेंट की वजह से सिटीजन्स पार्लियामेंट के डिसीजंस मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और साथ ही गवर्नमेंट के कामों को कंट्रोल कर सकते हैं। वाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोग क्यों डिसाइड करें क्या चीज़, कि किस टाइप के डिसीजंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें लोग क्यों डिसाइड करें कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे अगर जाएं, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो उस फ्रीडम स्ट्रगल में डिफरेंट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शन ऑफ द डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच many sections of the society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. वो किस आइडिया से इंस्पायर हुए थे कि फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वलिटी समानता का अधिकार मिलना चाहिए और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। Under the colonial rule, the people had lived in fear of British government. कॉलोनियल रूल में क्या होता था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के फियर में रहते थे, डर में रहते थे। वो जो भी निर्णय लेती थी, वो जो भी डिसीजंस हमारे लिए लेती थी, उसको हमें मानना ही होता था। अगर ऐसा नहीं किया जाता, अगर हम इसको क्रिटिसाइज करते या उसको मानने से मना करते, दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस। अगर ब्रिटिशर्स ने जो डिसीजंस लिए हैं उसको अगर हम मना करते या क्रिटिसाइज़ करते तो हमको बहुत ज़्यादा डेंजर का सामना करना पड़ सकता था या पड़ता था। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन चेंज हो गई फ्रीडम मूवमेंट से, कि अब पहले जहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते थे, धीरे धीरे बाद में फ्रीडम मूवमेंट के कारण क्रिटिसाइज़ करने लगे। नेशनलिस्ट जो थे, द नेशनलिस्ट बिगेन द ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड। अब ओपनली नेशनलिस्ट क्या करने लगे, खुले रूप से उनके डिसीजंस का क्रिटिसाइज़ करने लगे और डिमांड्स करने लगे। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected member in legislature with a right to discuss the budget and ask question. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उसके साथ ही उनकी डिमांड भी शुरू हो गई थी कि लेजिस्लेचर में क्या होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। ना सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए बल्कि उनको अधिकार भी होना चाहिए कि वो बजट को डिस्कस कर सके और क्वेश्चन पूछ सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 85 से कोशिश कर रहे थे और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909 जब आया तो अलाउ द सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को परमिशन दी गई, लेकिन वो भी पूरी कंप्लीटली नहीं थी। जैसे आज हमारे टाइम पे ऑल एडल्ट जो पर्सन्स है अबाउ द 18 एज है, उन सबको के पास राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते, लेकिन उस टाइम पर ऐसा राइट नहीं दिया गया था। उस टाइम क्या किया गया था, समाज के कुछ कह सकते हैं प्रभावशाली जो लोग थे उनको ये अधिकार दिए गए थे कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। While these early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote or not could people participate in decision making. सभी लोगों एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार नहीं दिया, ना ही सभी पीपल्स को पार्टिसिपेशन करने का अधिकार दिया डिसीजन मेकिंग में। और
फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ जब हमें आज़ादी मिलना शुरू हुई या फिर हमें पार्टिसिपेशन का अधिकार मिलना शुरू हुआ, तो उसी समय लोग जो नेशनलिस्ट थे उनके दिमाग में ये बात आ गई थी या ये वो समझ गए थे कि एक आज़ाद भारत में जो ऑल पर्सन्स है उनके ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। वो समझ चुके थे कि डिसीजन मेकिंग में ऑल पर्सन्स की भागीदारी की जा सकती है। With the coming of independence, we were going to be citizen of the free country. हम जैसे आज़ाद हुए एक आज़ाद देश के नागरिक बन गए थे। This did not mean that the government could do what it felt like. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट वो कर सकती थी जो वो चाहती थी। It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demand. इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट को पीपल के प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा, उनकी नीड्स और डिमांड्स को लेकर, उनकी पीपल्स की जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसके प्रति उनको संवेदनशील होना पड़ेगा या सेंसिटिव होना पड़ेगा, मतलब उनके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्सेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेट डाउन द principle of universal adult franchisee, that all adult citizen of the country have the right to vote। और इसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिद्धांत लागू किया गया जो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। इसका मतलब होता है दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। सारे जो वयस्क लोग हैं उनको कंट्री में वोट देने का अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का हिंदी मीनिंग होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके प्रतिनिधि। द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कॉन्सेंट। जो डेमोक्रेसी है उसका मुख्य सिद्धांत या मुख्य बिंदु जो है वो सहमति है। किसकी सहमति? लोगों की सहमति, लोगों की इच्छाएं, लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, वो इस सहमति का मतलब है। कि सहमति का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि लोगों की इच्छाओं का, लोगों की सहमति का और लोगों की पार्टिसिपेशन, भागीदारी का ध्यान रखा जाएगा। इट इज़ द डिसीजंस ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होता है कि पीपल की जो डिसीजंस लेते हैं, पीपल ही डिसीजंस लेते हैं और उसकी फंक्शनिंग को डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, ये भी लोग डिसाइड करते हैं। तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। क्योंकि डेमोक्रेटिक मतलब क्या, हम लोकतांत्रिक गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या समझते हैं कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पर्सन जो है या फिर पीपल जो है, एक व्यक्ति या सिटीजन, नागरिक जो है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस रखता है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? अब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अपनी अप्रूवल गवर्नमेंट को कैसे देता है? तो वन वे ऑफ द डूइंग सो एज यू रीड इन द थ्रू द एग्जाम इलेक्शन के थ्रू क्या होता है कि हम अपनी सहमति देते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट का काम पसंद आता है, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, हमारा प्रतिनिधि जो काम कर रहा है, अगर हमें पसंद आता है तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में भी फिर उसी पार्टी को या उसी व्यक्ति को चुनते हैं। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं और जब पार्लियामेंट में सभी चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें से एक ग्रुप मिलकर, या यूँ कहें कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव का ग्रुप मिलकर गवर्नमेंट को बनाता है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट में सारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जितने भी पूरे देश से जितने भी लोग प्रतिनिधि चुने जाते हैं या रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, वो सब मिलकर हमारी पार्लियामेंट को बनाते हैं। कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, और वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और उनको गाइड करते हैं। कैसे करते हैं? कि पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछकर, अगर वो विपक्ष में बैठे हैं तो पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके काम को
के बारे में जानकारी लेकर, या अगर वो कुछ कर रही है तो उसका विरोध कर कर, इस तरीके से वो गवर्नमेंट में को कंट्रोल और गाइड करती है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल्ड। और इस तरीके से जो पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उनके द्वारा वो गवर्नमेंट भी बनाती है और साथ में गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करती है। रीड दिस चैप्टर एंड डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन and also read the further part of this chapter. In next video we do it. Okay, thank you.